नंबर 2 हम कर रहे थे। कंपेयर कर रहे थे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को, इनकी डेफिनेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड वॉल्यूम लिखी थी, एंड देन ट्राई टू एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। लास्ट टाइम ये बात हुई थी कि शेप का ताल्लुक, फिक्स शेप का ताल्लुक इस बात से है कि जिन पार्टिकल से मिलकर मैटर बना है वो पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ ना सकें, तो ट्रांसलेशनल मोशन ना हो। और वॉल्यूम का ताल्लुक इस बात से है कि पार्टिकल्स चाहे ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं या वाइब्रेशनल, अगर वो अपना म्यूचुअल डिस्टेंस कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर उनका म्यूचुअल डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, म्यूचुअल डिस्टेंस कम होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज। तो ऑन दिस बेसिस हमने खुद को खुद एक पिक्चर बना ली कि अगर गैसेज में ना वॉल्यूम कांस्टेंट है और ना ही शेप, तो इसका मतलब है उसके पार्टिकल्स इस तरह से मूव करते हैं कि वो अपनी जगह भी छोड़ते हैं और आपस के जो उनके डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर वो स्प्रेड होती है गैस तो उनके म्यूचुअल डिस्टेंसेस इंक्रीज होते हैं, दे ऑक्यूपाई लार्ज वॉल्यूम। कंप्रेस होती है गैस तो दे रिड्यूस देयर म्यूचुअल डिस्टेंस एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। सॉलिड में ना शेप चेंज होता है ना वॉल्यूम। इसका मतलब है सॉलिड के पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू चेंज देयर पोजीशन, and since they are not allowing to change their position, their mutual distance must be fixed. तो shape भी fixed, volume भी fixed. लिक्विड दरम्यान में आ जाएगा, एक चीज फिक्स है, एक चीज नहीं। Yes, they are allowed to move from their position, so their shapes are not fixed, but in such a way that the mutual distance will not vary. So if the mutual distance will not vary, then they will have a constant volume. फौजियों को देखा है जब वो ट्रेड करके आते हैं, एक साथ पैर उठते हैं, एक साथ पैर रखते हैं, तो अब वो मूव भी कर रहे हैं, ट्रांसलेशन मोशन हो रही है, यहाँ से ट्रेड करते वहां पे चले गए, लेकिन उनके दरमियान जो गैप है वो वही रहता है। ठीक है ना, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है, गैप वही रहता है। तो लिक्विड का वही हिसाब है। यस, मॉलिक्यूल डू मूव फ्रॉम देयर पोजीशन बट कीपिंग द डिस्टेंस सेम। तो कीपिंग द डिस्टेंस सेम मींस देयर वॉल्यूम मस्ट बी। तो ये है, मैंने नहीं देखे पार्टिकल्स, आपने देखे, लेकिन कॉमन सेंस की बुनियाद पर हमने ये हाइपोथेसिस बना दिया कि माइट बी दैट इज द सिचुएशन इन दिस स्टेट ऑफ मैटर। ये मैं अभी आपसे कह रहा हूँ माइट बी, ये कोई 200 साल पुरानी साइंस है तो हमें इसको कोई डाउट नहीं है, लेकिन वैसी बात है हमें नहीं है ना, आपको तो हो सकता है। तो इसलिए हम इस बात को इस तरह आगे बढ़ाएंगे कि हमने इसे कंफर्म दे सकते हैं, तो इसे कंफर्म कर लिया। तो अभी एक तरह से आपके लिए हाइपोथेसिस है। अच्छा, इन्होंने सिचुएशन को देखकर एक स्टोरी बनाई है कि दैट माइट बी द एक्सप्लेनेशन व्हाई सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, व्हाई लिक्विड हैज अ फिक्स्ड indefinite shape and fixed volume, and why gas has not a fixed shape and neither fixed volume। तो ये एक हाइपोथेसिस बना। अब इससे इसकी कहानी के बाकी हिस्से भी जो करने का है, पहले ये लिखते हैं। दिस इज रिगार्डिंग देयर मोशन। तो सॉलिड कैसे मूव करते हैं, सॉलिड में पार्टिकल कैसे मूव करते हैं। अच्छा, अब मैं लफ्ज यूज करूंगा पार्टिकल्स फॉर दोज एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मैटर। मैटर में जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो टेक्निकली हैं एटम, मगर अब उसमें सूरत हाल आगे चलकर और डिटेल में बार बार आती रहेगी कि कहीं ये एटम सिंपल एटम है, कहीं इन एटम्स ने ग्रुप बनाकर मॉलिक्यूल बनाया है, ये टर्म भी हम जानते हैं फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, और कहीं इन एटम्स ने कैटाइन और एनाइन बनाया। तो दे माइट बी एटम्स, दे माइट बी मॉलिक्यूल्स और दे माइट बी आयंस। तो बजाय इसके कि मैं तीनों वर्ड यूज करूं,
मैं इसे एक लफ्ज से रिप्लेस करता हूँ और वो है पार्टिकल, वॉट एवर द पार्टिकल्स आर. तो सेकेंड पॉइंट is solid particles are restricted to vibrate at their mean position due to which they can fix shape and fix volume. सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से उनकी पोजीशन परमानेंटली चेंज नहीं होती, वो एक ही पॉइंट पे ये ऊपर नीचे हो रहा है. तो इसलिए उनका ओवरऑल शेप फिक्स है और चूंकि वो अपनी जगह नहीं बदल रहे परमानेंटली तो उनके म्यूचुअल डिस्टेंस भी नहीं चेंज होंगे. तो द रिजल्ट इज ऑब्वियस, फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम. इन लिक्विड particles are allowed to move over one another in the form of layers. So liquid particles are allowed to move over one another in the form of layers, keeping constant mutual distance, due to which they have indefinite shape but definite volume. तो अब अल्फाज पे गौर कीजिएगा. लिक्विड में पार्टिकल्स आर अलाउड टू मूव, so they change their position because they slip over one another. एक लेयर में मौजूद पार्टिकल दूसरी लेयर से एक्सचेंज हो जाते हैं, नीचे वाले ऊपर आगे ऊपर वाले नीचे. तो इसलिए शेप तो नहीं कांस्टेंट रह सकता था, पार्टिकल अपनी जगह बदल दें. बट उन्होंने साथ में शर्त लगा दी कि दे कीप द कांस्टेंट म्यूचुअल डिस्टेंस ड्यूरिंग दिस मोशन. ऐसे मूव करते हैं क्लस्टर्स या ग्रुप्स की सूरत में कि एक दूसरे से डिस्टेंस नहीं वेरी हो पाता, इसलिए ओवरऑल वॉल्यूम चेंज हो. और गैसेस पे तो कोई जनाब पाबंदी नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है. इन गैसेस पार्टिकल्स आर अलाउड टू मूव freely in all possible directions without keeping constant mutual distance, due to which their shape as well as volume is are index. So in gases, the particles are allowed to move freely in all possible directions. जहाँ दिल चाहे वहाँ मूव कर सकते हैं, जहाँ मुमकिन है वहाँ मूव कर सकते हैं और कोई कांस्टेंट म्यूचुअल डिस्टेंस ये नहीं कीप करते. They can change their distance according to the situation. That's why their volume should not be constant. और शेप तो हो ही सकता है कितनी आजादी से मूव कर रहे हैं. So these are the three possible situations which the matter can have. If it is composed of atoms or molecules or ions, these are the three possibilities. So automatically there are three possible states. One with fixed shape and fixed volume, one without fixed shape and fixed volume, and the one which is in between. Shape is fixed,
shape is not fixed, volume is fixed. अब ये स्टेटमेंट नंबर 2 हुई, जो कि बेसिकली हमने अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट यानी पहले पॉइंट अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। किसका शेप फिक्स है और किसका नहीं है, किसका वॉल्यूम फिक्स है और किसका नहीं, तो आंखों से नजर आ गया। लिक्विड सॉलिड गैस को देखेंगे नजर आ गया। अब ऐसा क्यों है, तो अपने दिमाग में एग्जाम्पल सेट की ऐसी चीजों की जिन्हें हम खुद देख सकते हैं कि अगर हम बहुत सारे लोगों को खड़ा करके कोई शेप बनाए तो कब तक वो शेप फिक्स रहता है, कब वो शेप डिस्टॉर्ट होता है। इस किस्म की एग्जाम्पल देखकर हमने ये हाइपोथेसिस आपको दे दिया। नाउ वी नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर। मिसाल के तौर पर ये कहानी सुनने के बाद ऐतराज ये हुआ, सॉलिड के पार्टिकल्स क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, why they are not allowed to move and why the gases molecules are allowed to move। दोनों में वही एटम मॉलिक्यूल ज्वाइन होते हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ एटम्स को आपने इतनी सख्ती कर रखी है कि खबरदार अपनी जगह पर चलना, और कुछ को आपने इतना सही कर रखा है जहां दिल चाहता चल जाए, बेटा कोई मसला नहीं, सब अपना। तो यू नीड टू सपोर्ट सम मोर पॉइंट्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस। तो फिर हमने कहा नंबर 3 पॉइंट, सॉलिड दुनिया में सब चीजें तो नहीं, कुछ चीजें हैं कुछ नहीं। तो जो चीजें सॉलिड है असल में वो उन एटम से मिलकर बनी है जिनके जो एटम एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बाइंड किए गए। तो इसका मतलब है सॉलिड में एक कैरेक्टर ये है कि इसके अंदर पार्टिकल जो हैं उनमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी है कि दे एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके पार्टिकल्स एक दूसरे को मजबूती से होल्ड किए रहते हैं और एक दूसरे को नहीं छोड़ते। नतीजा सामने। गैसेस ऐसी चीजें हैं जिनके पार्टिकल्स में ये खूबी नहीं है और वो किसी कीमत पर एक दूसरे को होल्ड नहीं कर सकते। उनके अंदर फोर्सेस या तो है ही नहीं या ना होने के बराबर। तो दी पार्टिकल्स आर अलाउड टू मूव फ्रीली वेयरएवर दे वांट। अब इन दो एक्सट्रीम्स पे तीसरी क्या सिचुएशन होगी, एक दरमियाना भी कोई होगा जिसकी फोर्सेस ना बहुत स्ट्रॉन्ग है ना बहुत वीक है, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में क्या होगा कि वो इतना सख्त भी नहीं है कि पार्टिकल्स को मूव ना करने में, मूव तो करने दे रहा है लेकिन ऐसे के ग्रोथ की जरूरत है। तो एक ऐसे पेरेंट है जो इतने सख्त हैं कि घर से बाहर ही नहीं निकलने देते, ऐसे पेरेंट है जिनको परवाह ही नहीं है, जब दिल का घर आ गया तो मतलब हुई। और एक दरमियाने हैं जो कहते तो हैं हाँ जाओ बेटा घर से बाहर जाओ, लेकिन भैया का हाथ पकड़ के जाओ। देयर मस्ट बी समबडी विद यू। तो ये लिक्विड सॉलिड गैस की तीसरा वो पॉसिबिलिटी होती। तो द स्टोरी बिगिंस, आगे चल रही है कंटिन्यू, कि अब फोर्सेस का रोल है। सॉलिड की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, गैसेस की फोर्सेस बहुत वीक, लिक्विड एक दफा फिर इंटरमीडिएट, सॉलिड से कम गैसेस से ज्यादा। तो द पॉइंट बी, इन सॉलिड्स strong forces of attraction are present with each particles together। लिक्विड में कहा, इन लिक्विड forces of attraction are less strong than solid but more strong than gases। In case of gases, in gases very weak
एंड दैट इज अ कॉमन थिंग। यानी अगर अब किसी बच्चे ने ये सवाल किया तो फिर ये तो बेईमानी है कि किसी के सॉलिड किसी के पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स है और किसी में नहीं है, तो में जैसी होनी चाहिए थी। ये क्या बात हुई? तो ये गलत आर्ग्यूमेंट होगा। यानी ऐतराज तब होगा जब मैं ये कहूं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सबके एटम एक दूसरे को कोई फोर्स अट्रैक्ट करते हैं, तब आप कहें कि वही इसके लिए ऐसे कुछ है। वैसे और भी सुनिए, अगर हम एक टेस्ट लें क्लास में और सब बच्चों के इक्वल नंबर आए, क्लास में 50 बच्चे हैं, सबके नंबर इक्वल आए, और ये रिजल्ट आप किसी से शेयर करें तो कहेगा बहुत ही अच्छा टेस्ट हुआ, शेयर करें, ऐसा कहेगा। मैंने ये नहीं बताया सबके एक जैसे नंबर क्या है, सबके सबके दृष्टि से बताएं क्या तस्करा करेंगे आप इस टेस्ट के बारे में। इज दैट अ नॉर्मल और ए नॉर्मल? अपने से रखनी है तो इसमें मुझे निकल नहीं रही बात। ऐसा करते हैं, कहते हैं बड़ा वाली किसी क्लास में ये कहता है आपके पास आ रहे हैं चीटिंग की हम लोगों ने, तो हो ही नहीं सकता सबके पूरे पूरे नंबर आ गए। विच इज नॉर्मली नॉट हैपन, कभी नहीं हुआ। आप माशाल्लाह 11वीं क्लास में आ गए हैं और खर्च मतलब तमाम क्लास में पढ़ते हुए आए, एक 9th का इम्तिहान भी दिया था, 9वीं सारी याद दिलाता रहता हूँ, भूल रहे हैं। तो खुद याद करके बताइए, बचपन से लेकर अब तक क्लास टेस्ट हो या एक्चुअल एग्जाम हो, कभी ऐसा हुआ कि सारे बच्चों का एक जैसा रिजल्ट हो, एक जैसे नंबर? अगर ऐसा हुआ तो आप इसे नॉर्मल कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे यार? वो सारे बच्चे एक ही छत के नीचे एक ही टीचर से पढ़ते हैं, इक्वल टाइम पीरियड मिला, एक ही क्वेश्चन पेपर दिया, व्हाई नॉट द रिजल्ट सेम? बिकॉज दे ऑल आर डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, डिफरेंट रिसेप्टर, हर एक की अपना पोटेंशियल, अपनी लाइफ है। सुनते सब एक ही बात है अपने टीचर से, लेकिन अब उसके बाद जब घर जाते हैं तो हर एक की लाइफ में अलग हालात हैं। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसी सलाहियतें दी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ड्यू टू हैव डिफरेंट सिचुएशंस इन होम एंड सोसाइटी, देयर बिहेवियर इज डिफरेंट। कुछ लापरवाह हो गए, कुछ केयरफुल हो गए। तो अब पहला फर्क इस बात से आया कि एक वो बच्चा है जो नहीं आज के पढ़ा, अभी आज से पढ़ा, ठीक है, एक वो है अभी तो पढ़ा है, अभी कैसे हुआ है बोलने, एटीट्यूड उसे उसके माहौल ने दिया है, ठीक है ना। उसके बाद फिर देर आर सिचुएशंस विच में एक है, घर के अंदर तकलीफ हो रही है, कोई रिश्तेदार आ गए, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस कौन पढ़ सकता है? और दूसरे के घर में ऐसा माहौल नहीं हो पा रहा, तो क्योंकि देर आर डिफरेंट सिचुएशन, तो द आउटपुट विल बी डिफरेंट। एक बच्चा घर जाके बीमार पड़ जाता है, हमारी तो इंसान ही पड़ते हैं ना भाई। तो अब जब वो बीमार पड़ गया या उसकी तबीयत में थोड़ी सी खराबी आ गई, तो वो एफिशिएंसी नहीं दिखा सकता जो वो बच्चा दिखा सकता है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाउ एवरीबडी विल बिहेव सेम? ऐसा हो ही नहीं सकता, सब अलग अलग लोग हैं। इसलिए जिंदगी भर आपने जितने टेस्ट आपने लिए हैं और जितने टेस्ट मैंने लिए हैं, मेरा तो एक्सपीरियंस आपसे भी लगा होगा ना, 30 साल से तुम पढ़ा ही रहा हूँ, जितने भी टेस्ट लिए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी टेस्ट में सारी क्लास के बच्चों के नंबर एक जैसे, चाहे वो अच्छों में हो या बुरों में हो। अगर ये कहा जाए ना सारी क्लास 10 में से 0 नंबर लेकर आई है, तो इवन दिस इज एबनॉर्मल साइन। इस पर तब ट्राई किया जाएगा कि उन बच्चों को टेस्ट टॉपिक ही नहीं बताया, वो नोट्स ही नहीं मिले थे, उनको ये पढ़ाया ही नहीं गया था। मतलब नॉर्मली ये हो ही नहीं सकता ना, वाई 0 फॉर एवरीबडी? तो देर मस्ट बी अ रीजन, कोई बात होगी, उन्होंने प्रोटेस्ट भी नहीं दिया होगा इसीलिए घर से नहीं पढ़ना, वट एवर द रीजन इज। बट ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्या है? हम भी आपका टेस्ट एक ले चुके फिर लेंगे, तो नॉर्मल क्या है? हमेशा यही होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। हाई अचीवर, विच इज जो स्कोर करते हैं 90%, 80%, 100%। मीडियोकर, जो दरमियान में लाते हैं 40, 50, 60, 70, 80। और लो स्कोर है, बिलो एवरेज, फेल हो गए। कौन सा टेस्ट जिंदगी में ऐसा है जिसमें ये 3 कैटेगरी सारी? परसेंटेज में फर्क आ सकता है। आप कह सकते हैं कि क्लास बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छी थी, तो उसके जिन बच्चों का प्रोपोर्शन हाई अचीवर्स में था वो ज्यादा था, मीडियोकर थोड़े कम, और बिलो एवरेज तो बहुत ही कम थी, पूरी क्लास में 2 बच्चे से फेल हुए। यस, इट इज पॉसिबल।
बोर्ड के इम्तिहान में मैंने जिस क्लास को 97 में पढ़ाया था, पुरानी बात हो गई, उसके अलावा मैंने कभी किसी रिजल्ट का कंपाइल करके भी नहीं देखा, ये भी कर देगा, लेकिन वो रिजल्ट मुझे आज भी याद है। आसान कॉलेज में था तो मैं 50 बच्चों की क्लास में 31 के A1 ग्रेड आए थे और 2 बच्चे थे, बाकी 17 जो है वो B, A, C ऐसे पाते हैं। तो वो प्रोपोर्शन ऑफ A1 ग्रेड मतलब आमतौर पर नहीं होते। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लास में मैं उसमें भी 2 बच्चे थे, मैं नहीं पढ़ाया, उसी इतने अच्छे माहौल में क्लास के बड़े इतने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे, बट अगेन वो 2 बच्चों के साथ कॉलेज से घर जाने के बाद दुनिया बदल जाती थी। They have a problem, they have a different environment at home जो उन्हें शायद इतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाता होगा, या हो सकता है भाई मैं बात करता हूँ तो जरूरी थोड़ी है कि हर एक के दिमाग में घुस जाता हूँ। कुछ बच्चों को मेरी बात समझ में आती है, कुछ बच्चों को मेरी बात नहीं समझ में आती, वो नहीं मुझसे कंफर्टेबल, ये भी हो सकता है, तो समझ ही ना आती हो हमें तो क्या कहने से पढ़ाया, पढ़ने बैठे होने नहीं क्लिक करती है बात। जरूरी नहीं है कि मेरी बात हर एक की समझ में जरूरी आनी चाहिए, क्योंकि मेरे सर से बाल हो गए तो मेरी बात बहुत माइट भी प्रॉब्लम विद समबडी हो सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं, तो रिजल्ट में भी ये सकते। तो अब जिस तरह ये हमने बात की, इसी तरह मैं अब आपसे कह रहा हूँ, जब मैंने आपसे कहा दुनिया में 92 एलिमेंट्स हैं, हर एक के अपने अपने एटम हैं, तो जब सबके एटम अलग अलग हैं तो अलग अलग बिहेव करेंगे ना। अब मैं आपसे कहूँ आयरन का एटम भी जिस फोर्स से अपने एटम को अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन भी उसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? फिर एक को आयरन और एक को ऑक्सीजन भी कह रहे हैं, दोनों को आयरन ही कहूँ ना जब एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो उनके नाम इसीलिए अलग अलग है ना कि देयर एटम्स कंपोजिशन इज डिफरेंट। तो दैट्स व्हाई हमने कहा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चूंकि उनके कंपोनेंट्स, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स, उनके पार्टिकल्स अपनी प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से डिफरेंट है, वो बिल्कुल एक क्लास के बच्चों की तरह, इसमें हर एक के साथ डिफरेंट सिचुएशन है, तो फिर बिहेवियर भी 3 बनेंगे। और वो 3 बिहेवियर क्या है कि कुछ के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होंगी जो उन्हें होल्ड कर लेगी, वो यहाँ आ गए। कुछ में फोर्सेज ना होने के बराबर होंगी तो वो यहाँ आ गए, और कुछ में फोर्सेज दरमियानी होंगी तो तो इसका मतलब है सब में अलग 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 अलग। तो ये जो हम जिनको सॉलिड कह रहे हैं, इसका ये नहीं है मतलब कि इन सब की फोर्सेज सेम है, नहीं, ये हाई रेंज में है। हाई रेंज का मतलब जैसे हम अच्छे बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, तो हमने क्या रेंज बना दी कि A1 ग्रेड है, तो A1 ग्रेड पे 80 से शुरू हो जाता है। अब 80 वाला भी A1 है, 81 वाला भी, 81.2 भी, 81.3 सारे कहलाएंगे, सब इस हायर रेंज में। दे आर नॉट सेम टू ईच अदर, बट दे बिलोंग टू सेम कैटेगरी। इसी तरह दुनिया के सारे सॉलिड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं जो उन्हें बाइंड करके सॉलिड बना देती है, मगर सारे सॉलिड के दरमियान फोर्सेज एक जैसी नहीं है। तो सॉलिड ऑक्सैलिक एसिड भी है जो 101 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है, यानी इसके पार्टिकल्स जिस फोर्सेस से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, जब हम टेम्परेचर को 101 डिग्री तक पहुंचाते हैं तो हीट देने को हो जाता है। और सॉलिड सोडियम क्लोराइड भी है, जिसके सॉलिड जिसको हम जब 801 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं तब से जाके होना है। तो मतलब है सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स फोर्स के जरिए एक दूसरे से ग्रिप हुए हुए हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग है। उसको अलग करने के लिए हमें 801 डिग्री गर्मी देनी पड़ती है, तब से जाके अलग होता है। तो एवरी सॉलिड हैज अ डिफरेंट टेम्परेचर। तो इसका मतलब है इट वर्क्स। ये अप्रोच हमारी नॉर्मल लाइफ की बातों पर और हमारे एक्सपीरियंस पर पूरा उतर रही है। तो अभी तक हमें कोई इसमें फ्लॉ नजर नहीं आया जिसकी वजह से हम उंगली उठा सकें कि नहीं आपकी कहानी गलत है। यही तरीका है, साइंस का तरीका बड़ा आला है। तो कहते हैं हमने जो चीजें देखी, ऑब्जर्वेशन की, उस ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए हाइपोथेसिस बनाई है। साइंस में थोड़ी सी मेथड साइंटिफिक मेथड के रहा, ऑब्जर्व करें, हाइपोथेसिस बनाए, तो अपनी तरफ से कोई बाउंड्री की कहानी बनाए, हम मान लेंगे जब तक हम उसे रिजेक्ट ना करते, जब तक हम उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ना दें, हमें वो माननी पड़ेगी। तो अब आपने हाइपोथेसिस दिया, आप सारे सामान मिलकर उस हाइपोथेसिस को कंफर्म करने बैठ गए थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब हम एक्सपेरिमेंट करके उस हाइपोथेसिस को चेक करते हैं। एक्सपेरिमेंट ने उस हाइपोथेसिस को कंफर्म कर दिया, वो लॉ बन जाएगा, रिजेक्ट कर दिया तो भूल जाओ। यही तरीका है।
तो अब हमने हाइपोथेसिस बना दिया, अब हम मुख्तलिफ तरीकों से इससे क्रॉस एग्जामिन करें, और चूंकि हर तरीके से इसका रिजल्ट हमने वेरीफाई किया, इसीलिए हम इस पर आज तक कुछ नहीं किए हैं। अगर कोई बात गलत निकल आएगी तो फॉरन निकल आएगी, फॉरन करेंगे देयर इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। तो ये भी सिचुएशन आएगी, ठीक नहीं है, हर बात हमारी ठीक भी निकलेगी, कहीं फंस भी जाएंगे। ये हो गई 3 बात, और इन्हीं 3 बातों की मदद से चौथी और बड़ी आसान सी बात, अगर ये सिचुएशन है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये पार्टिकल एक दूसरे के बेहद करीब होंगे, ऑलमोस्ट टाइटली पैक्ड होंगे। गैसेस में कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है देयर शुड बी अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस। एंड लिक्विड के अंदर डायनामिक फोर्स ना इतना टाइटली पैक्ड होगा जैसा सॉलिड है, और ना इतना गैप होगा जितना गैस है। तो ये गैप कहलाता है इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो सॉलिड में सबसे कम होता है, गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, और लिक्विड में दरमियान। तो दिस इज द फोर्थ characteristics which we supposed to write here. In solid, distance between the particles is negligible. On liquid, distance between the particles is greater than solid, but less than gases. In gases, distance between particles is greater than solid. तो इस तरह मैंने तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर का इंट्रो देने के लिए उनकी 4 बातों का कंपैरिजन कराया, उनके शेप वॉल्यूम से उनको डिफाइन किया, फिर उनके पार्टिकल्स मूवमेंट कैसे करते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस कैसी हैं, और उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कैसी है। तीनों बातों में तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को हमने कंपेयर किया। तो दैट वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ इट। तो ये स्टफ जो आपने सुना है, मोर कॉमन सेंस देन साइंस, तो इससे एग्जाम में एमसीक्यू वो सच क्वेश्चन के आपसे वो कहें कि 3 कॉलम बनाए और तीनों में कंपेयर, ये बनाते हैं इससे एमसीक्यू, और उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। किसी चीज में गैस सबसे ज्यादा है, मिसाल के तौर पर डिस्टेंस और मोशन गैस के पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा है, सॉलिड में सबसे ज्यादा, फोर्सेस सॉलिड में सबसे ज्यादा है, गैस में सबसे ज्यादा है, लिक्विड हर हाल में रीच है। तो अब हम ब्लैंक्स या एमसीक्यूज में ऐसे सवाल कर सकते हैं कि फला चीज में डिस्टेंस ज्यादा है, या अपना चीज में मोशन ज्यादा है, अपना चीज में फोर्सेस ज्यादा है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके जो आता है, बस इससे ज्यादा इससे नहीं आता। तो शुरू है, अब इस चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हमने कहा ये तो म्यूचुअल और कंबाइंड इंट्रोडक्शन था फॉर ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ वी गोना फोकस ऑन वन स्टेट एट ए टाइम। तो गैस सबसे पहले, सबसे बड़ा हिस्सा, और सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे गैसेस के बारे में, फिर लिक्विड से सॉलिड, 3 पोर्शन। तो इन गैसेस
सबसे पहला काम, ऑलरेडी हम कुछ बातें तो कर ही चुके हैं, लेकिन अब हम सबसे पहला काम करेंगे कि पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में गया है, लाइन में जोड़ बता दें। ये एक थ्योरी थी जो हमने अपनी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए गैसेस के लिए बनाई। एक में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर गैसेस है। गैस की स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये थ्योरी हाइपोथेसिस बनाया था। इट्स ओनली फॉर गैस। कोई गैस है कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इट्स ओनली फॉर गैस। ये लिक्विड और सॉलिड के लिए कोई थ्योरी नहीं है। ये हमारी कुछ बुक्स में काम करने हेडिंग डाल के बच्चों को जा रहा हूँ वो कंफ्यूज कर दिया। तो थ्योरी ओनली फॉर गैस। हुआ ये कि जब हमने गैस को इस थ्योरी की वजह से बहुत ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, गैस की हर बात इस थ्योरी से बड़ी जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन की गई, तो उन्होंने कहा कि इसी थ्योरी को एक्सटेंड करके हम लिक्विड और सॉलिड को भी एक्सप्लेन करते। उनके लिए कोई अलग से पॉइंट नहीं बनाए थे। हमने कहा यही बातें एक्सटेंड करके हम उधर भी चीजों को समझा सकते हैं। इसलिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज ओनली फॉर गैस। 1857 में ये थ्योरी प्रपोज हुई। तो जहन में इस पर्टिकुलर एयर के बारे में कोई बात आती है? हम लोग उस वक्त वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मसरूफ थे और यूरोप वाले बैठे हुए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बना रहे। Sometimes political situations affect the scientific progress as well. तो 1857 में कॉन्टिनेंट के सब कॉन्टिनेंट के हालात बड़े खराब थे। थोड़ा बहुत करते हैं तो सैयद अहमद खान को भी जानते हैं। कौन थे? कौन थे? The most important fact about him, maybe the first person who brings scientific instrument in this continent for Muslims and Hindus both. तो वो पहला बंदा था, क्योंकि मुसीबत ये हो गई थी कि हमारे यहाँ आज भी ये कॉन्सेप्ट है कि जो अच्छी चीज जिस आदमी के साथ पहली दफा देखें हमें लगता है वो उसकी मिल्कियत है, बस वो अगर हमने ले ली तो फिर हम भी उसकी तरह हो गए। तो साइंस क्योंकि हमारे कॉन्टिनेंट में अंग्रेजों के थ्रू आया, तो हमें साइंस से नफरत है। हमें हर चीज से नफरत हो गई थी जो उनके साथ थी, क्योंकि वो हमारे लॉर्ड थे और जुल्म करते थे। तो वो ठीक लगती थी ना, अंग्रेजी अच्छी लगती थी ना साइंस। तो जो आदमी इन दोनों में से कोई काम करता था तो ये हम सोचते हैं। तो सर सैयद इंग्लैंड से आए थे, जो आप सस्ते में यूज करेंगे ना टिकट और ब्यूरेट, तो पहली दफा लेके आए। स्कूल खोला था और जो बाद में यूनिवर्सिटी बना, तो गाजीपुर में खोला था, एक और आया और उसमें ये पहली बार साइंस की लैब बनी थी। तो दैट वाज अ बिगिनिंग। और जब हम ये बिगिनिंग कर रहे थे तो वो बैठे हुए थे। तो क्या गैप था? वो आज तक है, वो गैप आज तक है। जो चीजें उन्होंने कर करा के छोड़ दी वो अब हम सीखना शुरू करते हैं। तो जहाँ वो खड़े हैं इस वक्त, वहां से उन्हें नजर भी नहीं आता, तो वो गैप हम कभी भी कवर नहीं कर सकते। तो अब 1857 में ये थ्योरी इज नॉट वन साइंटिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत सारे लोगों का कंबाइंड एफर्ट था, और नॉट ऑफ सेम एरा। ये तकरीबन 2 से 3 सेंचुरीज यानी 200-300 सालों में जो साइंसदानों के एफर्ट से पता नहीं कितने लोग, उन सब का कंबाइंड रिजल्ट था जो 1857 में मौजूद लीडिंग साइंटिस्ट ने उन सारी बातों को समराइज करके बनाया। एंड वी कैन से दैट इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ गैस। ये थ्योरी दरअसल गैस की कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड डेफिनेशन है, जिसमें गैस के हर एस्पेक्ट को कवर किया गया।
और किस बुनियाद पर किया गया, उन सारी बातों की उस वक्त तक साइंसदानों ने हमें मुख्तलिफ लॉस की सूरत में और मुख्तलिफ बातों की सूरत में बताई थी, हमने उन सबको समराइज कर दिया, जिसकी वजह से इस थ्योरी पर बहुत ज्यादा भरोसा था साइंसदानों को। एक आदमी का बनाया हुआ होता है ना, तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है कि अगर उससे गलती हो जाए। अब इसमें गलती का मतलब है एक नहीं, ग्रुप ऑफ साइंसदानों की गलती, और ग्रुप भी नहीं कहिए, उस जमाने के सारे साइंसदानों की गलती, सबका ही इनपुट था। तो इसलिए इसकी गलती तो नाकाबिल बर्दाश्त होगी, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, समझ हम डिफाइन तो कर सकते हैं, इट्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर theory. So theory which explains the behavior of gases in terms of motion of their molecule. नाम से ही जाहिर है काइनेटिक मोशन को कहते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वो थ्योरी है जो मॉलिक्यूल्स की मोशन की बेस पर गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगी। तो अब क्या पॉइंट्स इस थ्योरी के थे, क्या बातें इससे करनी है, आप इसको कंटिन्यू करेंगे हमारा जो भी अब नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है, कितना आ रहा है, तो उसका चैप्टर 1 आएगा। अब चैप्टर 1 में हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे मैकेनिकल का टेस्ट किया हुआ था। उसके बाद हमने मोल देन एवरेज नंबर और केमिकल से मटेरियल एनालिसिस किए, विद्वान ऑफ टू डेफिनेशन। तो ये सब हमारा टॉपिक है, चीजें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वर्क इंक्लूडेड। मैकेनिकल दूंगा नहीं, लेकिन इसका एमसीक्यू दे सकता है। तो इसलिए